नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और मैं सिविल स्टाफ हिमाचल के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के 1920 से लेकर 1935 तक के फेज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए जो है वो पहले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोग जो है इसमें से कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, Which of these events took place before civil disobedience movement? ठीक है, तो आपको जो करेक्ट जो है वो आंसर बताना है। बताइए, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त ऑफर या जलियांवाला बाग मैसेकेर। ठीक है, तो कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले हुई थी। ठीक है, सिंपल। तो देखो कर लें एक बार। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में चला। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था। अगस्त ऑफर 1940 का है और जलियांवाला बाग मैसेकेर 1919 का है। तो कौन कौन सी घटनाएं पहले हो गई? ये पहले हुई 1930 और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खुद 1930 से 34 के बीच में चला। ठीक है, तो पहला ये हो गया एक और फिर ये हो गया। ठीक है, बाकी दोनों बात के तो ए और डी यानी 1 एंड 4 जो है आपका करेक्ट है। इसमें 1 2 3 4 कर लेना। ठीक है, तो 1 एंड 4 इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहां पे पहला दिया हुआ है, कम्युनल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर, सामने रामजे मैकडॉनल्ड। दूसरा, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सामने लिखा वल्लभ भाई पटेल। तीसरा, कांग्रेस प्रेसिडेंट इन लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट इन बेलगाम सेशन 1924, एम के गांधी। ठीक है, तो ये चार जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही पेयर नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। कम्युनल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर रामसे मैकडॉनल्ड, बिल्कुल ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट लाहौर सेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट बेलगाम सेशन 1924 में महात्मा गांधी थे, ये भी ठीक है। तो उसने पूछा था नॉट करेक्ट, ये वाला है आंसर आपका। ठीक है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है जी, चलिए। थर्ड है, हु चैलेंज इंडियंस टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किसने जो है वो चैलेंज किया था भारतीयों को कि वो अपना संविधान खुद बनाए? लॉर्ड बिरकनहेड, लॉर्ड मॉन्टेग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है लॉर्ड बिरकनहेड। ठीक है, तो लॉर्ड बिरकनहेड इसमें जो है वो व्यक्ति थे जिन्होंने चैलेंज किया और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया था, जिसके जवाब में जो है वो बनाई गई एक कमेटी जिसको काम दिया गया एक रिपोर्ट तैयार करने का। नेहरू जब मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और इसने फाइनली नेहरू रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने पहचानना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो देयर वाज अ स्प्लिट इन गया सेशन ऑफ 1922 और आईएनसी सेशन 1922 वेयर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट कांग्रेस। ठीक है, दूसरा, एम के गांधी टुक बैक एनसीएम फ्रॉम बारदोली ऑन 12 फरवरी 1922। तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था बारदोली से 12 फरवरी 1922 को। तीसरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट से ही निकला हुआ एक आंदोलन था। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो सही है। टू द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसमें 1 एंड 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, 1 एंड 3 करेक्ट या ऑल आर करेक्ट। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, 2 एंड 3 आर करेक्ट। देखो पहला क्यों है, गया सेशन कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था बट स्वराजिस्ट और नॉन स्वराजिस्ट में, प्रो चेंजर और नो चेंजर्स में। एक्सट्रीमिस्ट कहां से? एक्सट्रीमिस्ट तो ये वाला स्प्लिट तो 1907 का था, तो ये गलत है। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने बारदोली से 12 फरवरी 1922 को
जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था 5 फरवरी को, क्योंकि घटना हुई थी क्या, चौरी चौरा इंसिडेंट, तो उसके बाद लिया था। तो ये ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खिलाफत मूवमेंट से निकला था, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। खिलाफत मूवमेंट के जब खिलाफत मंच से ही तो गांधी जी ने घोषणा की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, आपका आंसर है 2 and 3 करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट रिगार्डिंग जिन्ना 14 पॉइंट्स। जिन्ना के 14 पॉइंट्स के संदर्भ में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स विद द प्रोविंसेस। इसका मतलब क्या है कि एक केंद्रीय जो है संविधान बनाया जाए जिसमें आखिरी जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो ताकत हो वो प्रोविंसेस के पास रहनी चाहिए। जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे उसमें ये बातें थी। दूसरा उन्होंने कहा एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए सेल्फ गवर्निंग बॉडीज और सर्विसेज में। ठीक है, और फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए सभी कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स है। अभी मैं इन पे सिर्फ जो है 3 मार्क्स लगा रहा हूं। अब देखिए कौन कौन सी इसमें से सही है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो 1 और 2 करेक्ट है, सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है या सभी करेक्ट है? तो देखिए मैं बताता हूं कि पहले देखो इसका आंसर है डी, तीनों की तीनों ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, जिन्ना के 14 पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूं, जिन्ना के 14 पॉइंट्स में पहला उन्होंने कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए जिसमें प्रोविंसेस के पास फाइनल ताकत होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम इस पे ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सर्विसेज और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में, ये भी पूरा ठीक है। और फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए कम्युनिटीज को, ये भी पूरा ठीक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन्ना के 14 पॉइंट्स में से। ठीक है, तो चलिए डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, चूज द कंसीडर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में ये, तो नेहरू रिपोर्ट, अब देखो नेहरू रिपोर्ट जब आई थी तो उसी के अगेंस्ट जो है वो जिन्ना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे जो मैंने पिछले सवाल में डिस्कस किए। अब नेहरू रिपोर्ट पर है क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस में क्या था? पहला है इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन एज सिटीजन, था क्या? दूसरा एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। तीसरा प्रोविंसेस वुड बी क्रिएटेड अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है या कौन कौन सी सही है। 1 and 2 करेक्ट ओनली, 2 इज करेक्ट ओनली, 2 and 3 आर करेक्ट ओनली, या फिर ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ी सी ठीक कर लेना, 1 and 3 आएगा इसमें और यही आपका करेक्ट है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। देखो इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन बिल्कुल ठीक है, प्रोविंसेस वुड बी क्रिएटेड अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस बिल्कुल ठीक है, एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ये तो जिन्ना साहब के काउंटर पॉइंट्स थे, ना कि नेहरू रिपोर्ट का प्रोविजन। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा ठीक है। ठीक है, ये देखो ये कुछ पॉइंट्स थे नेहरू रिपोर्ट में जिसमें था डोमिनियन स्टेटस की मांग, और सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे नहीं जी हम तो चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आप वही मांगे। 19 फंडामेंटल राइट्स जोड़ने की बात थी और ये कहा था 21 साल से उम्र में जो बड़े हैं लोग उनको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। महिलाओं को और पुरुषों को बराबर के अधिकार सिर्फ नागरिकता के, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, ना वो किसी धर्म को प्रमोट करे। सेपरेट इलेक्टोरेट का भी प्रोविजन कहा था इसने नेहरू रिपोर्ट ने कि वो जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ रिजर्वेशन की बात कही थी उन्होंने। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए, रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास, केंद्र के पास होनी चाहिए। गवर्नर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा जिसे ब्रिटिश राजा या रानी अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की क्रिएशन की जाएगी। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा जो एक पॉइंट था अभी। ठीक है, उसके अलावा देवनागरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती ये सभी भाषाएं जो हैं वो इस देश की भाषाएं होंगी। तो ये नेहरू रिपोर्ट था। आप इसे टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो which was to be submitted to British government against the challenge thrown by the Lord Birkenhead who was the Secretary of State in 1920s। ठीक है, तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चैलेंज किया था तब हुआ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन 1920s, 1920 के दशक में
या मध्य दशक में इनमें से कौन सी संस्था का जो है वो गठन किया गया था? आरएसएस, आईएनसी, इंडियन नेशनल आर्मी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ठीक है, तो जल्दी से कर लो जवाब। हाँ ठीक है, अब आते हैं उत्तर पे। देखो आंसर है डी, मिड 1920s बोला। ठीक है, एक तो इन मिड 1920s टू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड? तो इसमें बेसिकली अगर ये है तो ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। इसके अंदर ना ऑप्शन आपका मिड 1920s में तो आ जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी, लेकिन एग्जैक्टली 1925 जब जब बोला जाएगा तब वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि मिड पूछा है तो वो होगा सही। ठीक है, अब आगे जाते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, तो इसमें दो सही हैं। ठीक है, तो ये शायद इसमें ऑप्शंस उनको और ज्यादा रिफाइन करने चाहिए थे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इसकी फ्रेमिंग मुझे गड़बड़ लग रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1920, तो इसमें दोनों ही आते हैं। ठीक है, आरएसएस भी है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, तो दोनों ही बनी थी इसी समय के अंदर, तो इसमें दो आंसर जो हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देना चाहिए था भाई ए एंड डी आर करेक्ट या बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसमें इन्होंने दिया नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ी है, बट आप इसको छोड़ दें, आप इसका आंसर दोनों ही करेक्ट लाएं, क्योंकि मिड का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट 1925 या 24, पर ये दोनों ही मिड 1920s में बनी थी। Which among the following incidents took place during the time of Lord Chelmsford? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, एक जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पास किए गए थे, और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से 2 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, चलो आंसर देखिए, आंसर है चारों ही घटनाएं बिल्कुल सही हैं। गांधी जी 1915 में वापस आ गए थे 9 जनवरी को। जलियांवाला बाग का जो मैसेकेयर है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑब्वियसली 1919 में हुए, वो इन्हीं के समय पे हुए। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर भी 1919 में लड़ी गई 6 मई से 8 अगस्त के बीच में। चारों ही इंसिडेंट जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, तो चारों ही सही हैं। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। इन विच ईयर मापिला रिवोल्ट टुक प्लेस एंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो 1920 दक्का या ढाका, 1924 असम, 1924 बिहार या 1921 केरला? तो इसका आंसर है डी। देखो मापिला रिवोल्ट मैं आपको बता दूं, ये केरला के मलाबार में अगस्त 1921 में शुरू हुआ था। ये जमींदारों के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस था, और ये बेसिकली 1921 में हुआ था। मुस्लिम जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था अपने हिंदू जमींदारों के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इसमें है आपका आंसर डी, केरला। ठीक है जी, चलो कंसीडर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। अब ये नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। पहले भी था एक ऐसा सवाल, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स कुछ अलग है, देख लेना। नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड तो इसमें है कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसे अप्रूव किया गया था दिसंबर 1928 के सेशन में कलकत्ता में जो हुआ। दूसरा, इन दिस सेशन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति एक्सप्रेस्ड देयर डिससैटिस्फैक्शन विद डोमिनियन स्टेटस एज गोल फॉर कांग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो थे उन्होंने अपनी डिसअफेक्शन जाहिर की थी कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस की मांग से। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पे
इसमें लिखो ओनली वन करेक्ट, वो वाला तो है ऊपर ऑप्शन, ठीक है। 1 and 2 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट या नन करेक्ट। तो 4 ऑप्शन है। देखो पहला है 1 and 2 करेक्ट, क्या दोनों ही सही है। ओनली 2 करेक्ट, क्या सिर्फ दूसरा सही है। तीसरा ओनली 1 करेक्ट, या चौथा कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर है ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेहरू रिपोर्ट को कलकत्ता के सेशन में अप्रूव किया गया था। इसके इसके एक साल बाद जो है वो, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि इसमें मंजूरी दे दी गई कि हम यही रिपोर्ट जो है, जो मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनाई गई है, इसको सरकार को सौंपेंगे। अगर एक साल के अंदर सरकार ने हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग मान ली तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये तय किया गया था। उसके पीछे भी रीजन क्या था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति जो है वो उसी समय के चाहते थे कि इसमें पूर्ण स्वराज होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं। लेकिन बुजुर्ग नेता मोतीलाल नेहरू और गांधी जी कहते थे कि हमने बड़ी मुश्किल से एक कंसेंसस हासिल किया है और हम इस पर जो है किसी भी तरीके का जो है वो अभी फेरबदल कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से रिफॉर्म्स रोक दिए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने सबकी स्वीकृति बनाई है, तो अभी हम यही मांग रखेंगे। तब ये तय हुआ कि 2 साल का ग्रेस पीरियड देंगे, 2 साल के अंदर सरकार मान गई तो ठीक, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। पर फिर इन लोगों के दबाव में, यंग लोगों के दबाव में उसे फाइनली 1 साल रखा गया और फिर 1929 तक के सेशन तक के लिए वेट करने की बात की गई। ठीक है, तो दोनों ठीक है। इसमें नेहरू रिपोर्ट कलकत्ता के 1928 सेशन में अप्रूव हुई थी। दूसरा, इन लोगों ने कहा था कि भाई हम जो है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कांग्रेस इसमें बदल के जो है अपनी डिमांड को जो है वो रेक्टिफाई करके कर दे पूर्ण स्वराज, ठीक है, या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स आर करेक्टली मैच्ड विद द एडिटर्स पब्लिशर्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ जो है वो देखो मैगजीन्स के नाम है या न्यूज़पेपर्स के, और दूसरी तरफ जो है वो उनके एडिटर और पब्लिशर है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से सही तरीके से मैच है। नवजीवन के आगे एम के गांधी लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी, और तीसरा मूक नायक BR अम्बेडकर। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। 1 इज करेक्ट मैच्ड ओनली, 2 इज करेक्ट मैच्ड ओनली, 3 इज करेक्ट मैच्ड ओनली, या ऑल द अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो आंसर है डी, तीनों ही ठीक है। देखिए कैसे ठीक है अभी बता देते हैं। नवजीवन ये जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है पब्लिश किया जाता था 1929 से, वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह ल्यालपुरी के द्वारा 1924 में, और ये अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर था। मूक नायक BR अम्बेडकर जी के द्वारा 1920 में, ये मराठी वीकली था। ठीक है, तो तीनों ही ठीक है। यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल सही मैच है, तो ये तीनों ही ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड रीजन्स आर करेक्टली मैच्ड। देखो पहला दिया चेंचू ट्राइबल रिवोल्ट, सामने दिया असम। दूसरा कारवाड़ रिवोल्ट, सामने दिया बिहार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच है। ठीक है, तो 1 इज करेक्टली मैच, 2 इज करेक्टली मैच, नन इज करेक्टली मैच, या ऑल द अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब डी कैसे, नहीं इसका आंसर डी नहीं है, मैं बता देता हूं इसका आंसर आपको। चेंचू रिवोल्ट गलत मैच है। ठीक है, चेंचू रिवोल्ट गलत मैच है। कारवाड़ रिवोल्ट सही है। चेंचू क्यों गलत है, क्योंकि ये है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ। ठीक है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था चेंचू ट्राइबल रिवोल्ट। कारवाड़ जो है वो, कारवाड़ जो रिवोल्ट है ये बिहार से संबंधित है, पलामू रीजन से, ये ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 2 इज करेक्टली मैच्ड ओनली। ठीक है, तो इसमें 2 सही है, 1 गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा बी। तो मैं एक बार आपको बता दूं दोबारा से कि चेंचू ट्राइबल रिवोल्ट गुंटूर आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और कारवाड़
पलामू रीजन ऑफ बिहार से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही रिवोल्ट क्यों हुए थे, अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट एरिया है वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, तब ये ट्राइबल रिवोल्ट जो है वो उभरे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो आज के सेशन में मेरे पास सिर्फ 12 ही सवाल हैं, और ये सेशन जो है ये हम पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समस्या की वजह से मुझे जो है इसको पहले रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये जो सवाल है ये आपके 1920 से 1935 के फेज के थे, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।